जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में लेकर आए हैं कक्षा 12 NCERT गणित से अध्याय 1 संबंध और फलन। तो सबसे पहले इस क्लास में हम संबंध के बारे में एकदम बेसिक से शुरू से अच्छी तरह से यह हम बताएंगे कि सबसे पहले इसमें हम संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो कि कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास बन जाता है। अगर ये क्लास आपने देख लिया, अच्छे से समझ गया, तो समझ लीजिए संबंध में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास को। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण बातें में क्रमित युग्म क्या होता है। संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण बातें में मतलब संबंध के पहले हम सबसे पहले उनके कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो कि कक्षा 11 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्रमित युग्म जानेंगे। क्रमित युग्म होता क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम क्रमित युग्म बारे में कुछ लिख दिए हैं ताकि लिखने में ज़्यादा समय न लगे, आपको सिर्फ समझाना पड़े, बस इतना ही काम करना है। और इसी के साथ नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि हम जो है नोट्स बहुत अच्छे बनवा रहे हैं। नोट से अगर आपके पास बना रहेगा तो आप जब मन करे तब आराम से देख सकते हैं। कहीं अगर भूल गए हैं तो नोट से लेकर आप देख सकते हैं हम क्या बनवाए हैं, क्या लिखाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स बना लीजिए। नोट्स बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई के लिए। तो नोट्स बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे, दोनों काम एक साथ चलेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने हेड डाल लिया है क्रमित युग्म होता क्या है। क्रमित युग्म क्या होता है, यहाँ पर हमने लिख लिया है कि एक क्रमित युग्म में प्रविष्टियों जिनके घटक एक विशेष प्रकार क्रम में पाए जाते हैं, जिनके घटक क्या हो, एक विशेष क्रम में पाए जाते हैं, का एक युग्म होता है या कहलाता है। यह एक विशेष दो घटकों के बीच अल्प विराम का चिन्ह लगाकर छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है, ये होता है क्रमित युग्म। अब अगर इसका प्रतीकात्मक रूप में लिखें, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में अगर लिखें तो यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तब इनके तत्वों के क्रमिक युग्म को एक विशेष प्रकार के युग्म में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ए कामा बी, छोटा ब्रैकेट है ना, छोटा कोष्ठक है, ए कामा बी सच दैट। इस प्रकार है कि सच दैट का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पर दो बिंदी लगा है, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है ना, इसका इंग्लिश क्या होता है, सच दैट। क्या होता है, सच दैट मतलब इस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, सच दैट मतलब होता है इस प्रकार है। इसको याद रखिएगा कि ए कामा बी सच दैट इस प्रकार है कि ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। अब यहाँ पर बिलोंग क्या मतलब क्या, ये इसका निशान, ये देखो, इसे कहते हैं बिलोंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिलोंग। फिर बिलोंग क्या कहेंगे, बिलोंग कहेंगे। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बिलोंग को हिंदी में क्या कर रहे हैं कि संबंधित है। ठीक है, क्या कहें, संबंधित है। चाहे कहिए कि सब मतलब ए जो है कैपिटल ए में उपस्थित हैं। ठीक है ना, मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, संबंधित हैं, संबंधित हैं या मिलते हैं, या सभी मिलते हैं, या मिलते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं, ऐसे आप इसको कह सकते हैं। बिलोंग का मतलब क्या होता है, संबंधित हैं, या हम कह सकते हैं मिलते हैं। कैसे, ए जो है स्मॉल ए बिलोंग मतलब सभी मिलते हैं, किस में, ए में मिलते हैं। ठीक है ना, ए जो है मिलते हैं किस में, कैपिटल ए में, मतलब ए जो है संबंधित है किससे, कैपिटल ए से। बिलोंग मतलब क्या होता है, संबंधित है या मिलते हैं। ठीक है, अब कामा बी जो है, बी किस में मिलता है, बी बिलोंग टू मतलब मिलता है या संबंधित है किससे, कैपिटल बी से। ठीक है, अभी एग्जांपल देकर समझाएंगे, एकदम बेसिस से बढ़िया से आपको समझ में आ गया। सिर्फ धैर्य रखिए, आप पढ़ते चलिए। ठीक है, आराम से देखिए कैसे। अगर इसका हम नोट्स की बात करें तो नोट्स पॉइंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट डाला है कि नोट्स से जितने बहुविकल्पीय प्रश्न उठेंगे हमारे नोट्स से ही उठते हैं। ठीक है ना, तो नोट्स आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, नोट्स। ठीक है ना, नोट पॉइंट्स को याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो आइए देखिए, नोट्स में हमने पहला पॉइंट लिखा है कि क्रमित युग्म में एक को प्रथम घटक कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, प्रथम घटक, और बी को क्या कहते हैं, द्वितीय घटक कहते हैं। अब देखेंगे कि ए कामा बी जो है कभी नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होता किसमें, मझला ब्रैकेट ए कामा बी। ये क्या दिखाता है, मझला ब्रैकेट क्या दिखाता है, ये समुच्चय दिखाता है। क्या दिखाता है, समुच्चय। ठीक है ना, अगर कोई भी घटक या अवयव या एलिमेंट अगर मझला ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं तो वो समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। समुच्चय के बारे में आप बढ़िया से कक्षा 11 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो ये समुच्चय है। समुच्चय अगर मझला ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो होता है समुच्चय। अगर ये छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये क्या कहलाता है? कर्मित कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मित। क्या होता है? ये कर्मित होता। तो कर्मित a कामा b जो है कर्मित युग्म है ना, कर्मित युग्म है ये, a कामा b बराबर नहीं होता समुच्चय a कामा b से। कभी कर्मित युग्म समुच्चय के बराबर नहीं होता है। चाहे इसको उल्टा करके लिख लीजिए a कामा b, इसको b कामा a लिख लीजिए, तब भी बराबर नहीं होगा। दोनों पॉइंट है ये। और तीसरा पॉइंट क्या है कि कर्मित युग्म में पहला व दूसरा घटक समान हो सकता है। ठीक है, अगर हम कर्मित युग्म में बात करें कि पहला और दूसरा घटक दोनों समान हो सकते हैं, हम a कामा a भी लिख सकते हैं, b कामा b भी लिख सकते हैं, 1 कामा 1 लिख सकते हैं, 2 कामा 2 मतलब पहला और दूसरा घटक दोनों समान हो सकते हैं कर्मित युग्म में। ठीक है, ये भी सही है। और अगला पॉइंट, दो कर्मित युग्म बराबर कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? यदि उनका पहला व दूसरा घटक बराबर हो। अगर कर्मित युग्म का पहला और दूसरा घटक बराबर हो, जैसे ये सभी पहला भी घटक और दूसरा भी घटक, पहला घटक दूसरा घटक सभी क्या हो? अगर बराबर हो तो क्या कहलाते हैं? दो कर्मित युग्म बराबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए a कामा b बराबर है किसके? a कामा b के। तो ये कर्मित युग्म दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या होते हैं कर्मित युग्म, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास a है और a के कुछ a का समुच्चय है, मान लीजिए a का 1 2 3 ये है, और कोई b है, b समुच्चय है। ये a कैपिटल A क्या है? समुच्चय है। कैपिटल B क्या है? समुच्चय है। और ये समुच्चय के एलिमेंट है 1 2 3, इसको हम दिखा देते हैं 4 5 और ये 6। ठीक है ना। अगर इनके हम कर्मित युग्म बनाएं तो कर्मित युग्म कैसे बनेंगे? कर्मित युग्म कैसे बनेंगे कि 1 कामा 4, फिर 1 कामा 4, फिर 2 कामा 5, फिर 3 कामा 6। ये कैसे हैं? कर्म से हैं, कर्मित हैं, इसलिए इसे कहेंगे कर्मित घटक। ठीक, कर्मित युग्म। तो इस प्रकार से बनते हैं कर्मित युग्म। क्या बनते हैं? कर्मित युग्म। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बात आती है इस प्रकार का जो हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट को, सबसे जरूरी पॉइंट वाली ये बात है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि a कामा जो b है सच दैट इस प्रकार है कि a का जो a है a का घटक है। देखो जो a है, स्मॉल a है, वो a का घटक है। अगर हम कहें बताओ इस प्रकार से लिखा है, हमने लिखा a कामा 4, इस प्रकार से हमने लिखा है 1 कामा 4। अगर हम कहें कि बताओ a की 1 जो है 1 1 किसका घटक है? कहोगे a का। मतलब जो 1 है वो बिलोंग करता है किसमें? a में बिलोंग करता है कि नहीं? ये बात समझ में आई। जो पहला घटक है वो a का है, मतलब एक जो है a में बिलोंग करता है, और जो 4 है वो किस में बिलोंग करता है? b में बिलोंग करता है। और ये दोनों घटक कहाँ के हैं? 1 और 4 के हैं। तो 1 कामा 4 इतना 1 कामा 4 इस प्रकार हैं कि 1 बिलोंग करता है a में और 4 बिलोंग करता है b में। बिलोंग मतलब इस प्रकार संबंधित हैं या उसमें उपस्थित हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये था कर्मित युग्म। अब आगे अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है समुच्चयों के, जो है दो समुच्चयों के अगर कार्तीय तल बनाया जाए तो कार्तीय गुणांक बनाया जाए तो किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक में देखेंगे कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणांक क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक है बच्चों जो कि है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चय हमारे पास है, अगर उनका हम कार्तीय गुणनफल निकालें तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए ध्यान से देखेंगे। इसके डिफिनीशन को हमने लिख दिया है, फिर अभी एग्जाम्पल लेकर एक बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है, तो पहले इसके परिभाषा को समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है कि अवयव की सभी, ठीक है, अवयव मतलब तत्व, इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एलिमेंट जो है, अवयव के सभी कर्मित युग्म a कामा b सच दैट इस प्रकार हैं कि a बिलोंग करता है कैपिटल A में। मतलब a जो है वो कैपिटल A के समुच्चय के इलेक्ट्रॉन है। जो a है ये किस में बिलोंग करता है? किससे संबंधित है? समुच्चय a के एलिमेंट है, अवयव है, उससे बिलोंग करते हैं, मतलब उससे संबंधित हैं। ठीक है, बिलोंग का मतलब हमने बता दिया, संबंधित है। ए किससे संबंधित है? कैपिटल ए से। और बी किससे संबंधित है? मतलब किस में बिलोंग करता है? कैपिटल बी के समुच्चय से बिलोंग करता है। ठीक है, के समुच्चयों को दो समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। अगर इनके दो समुच्चयों को लिया जाए, ठीक है, के समुच्चयों को दो समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं a क्रॉस b। इसका नाम इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस, और हिंदी में अगर बोला जाए इसे कहते हैं
कार्तीय गुणनफल, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणनफल हम बोलते हैं, ठीक है ना। क्रॉस को मतलब गुणा का निशान ही है एक प्रकार का, तो इसे हम कार्तीय गुणनफल इसलिए बोलते हैं गुणनफल, ठीक है। अब बात आती है इसका अगर हम प्रतीकात्मक रूप में लिखें, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर आपको एक राशि भी दिखाना है, एक राशि भी हम कैसे दिखाते हैं, एक राशि भी दिखाएंगे, एक राशि भी बराबर, ठीक है, ए कामा बी सच दैट इस प्रकार है कि ए वाला बिलोंग करता है कैपिटल ए के समुच्चय में, और जो बी वाला है वो बिलोंग करता है कैपिटल बी के समुच्चय के एलिमेंट से, ठीक है ना। मतलब बी वाला, स्मॉल बी वाला बिलोंग है कैपिटल बी के समुच्चय से, स्मॉल ए बिलोंग है कैपिटल ए के समुच्चय से। अगर इसी को हम उल्टा लिखें, बी क्रॉस ए लिखें, देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी है, यहाँ पर बी क्रॉस ए, अगर हम बी क्रॉस ए लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी कामा ए लिखेंगे। यहाँ पर ए क्रॉस बी था तो पहले ए का एलिमेंट फिर बी का, यहाँ पर बी क्रॉस ए है इसलिए पहले बी के अवयव लिखेंगे फिर ए के अवयव मतलब एलिमेंट, ठीक है, तत्व वही सच डर इस प्रकार होगा कि बी वाला बिलोंग करेगा बी में और ए वाला बिलोंग करेगा ए के समुच्चय से, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको संबंधित करके दर्शाएंगे, ठीक है ना। अब इसके अगर नोट पॉइंट की देखो, हमने कई बार बताया है कि नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कभी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, इसको पॉइंट में बैठा लो कि ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये पॉइंट याद कर लो। लेकिन अगर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस होता है कब, यदि ए बराबर हो बी के, अगर ए देखो अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ये पॉइंट रखिएगा याद में। और तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि ए या बी एक अनंत समुच्चय होगा, ठीक है, यदि ए या बी एक अनंत समुच्चय होगा तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक अनंत समुच्चय होगा, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक अनंत समुच्चय होगा। अगर ए और बी दोनों अलग अलग अनंत समुच्चय हैं, जैसे 1 2 3 4 लिख दिए, डॉट डॉट अनंत तक दिखा दिए, तो उनका जो क्रॉस मल्टीपल निकालेंगे मतलब कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो वो भी अनंत तक ही जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा एग्जाम्पल तौर के समझा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे समझिए ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पर बढ़िया समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है, इनके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक हमने बी समुच्चय ले लिया और इसका एलिमेंट है 4 और 5 और 6, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। अब जैसे हमको दिखाना है ए क्रॉस बी दिखाना, क्या दिखाना है, ए क्रॉस बी दिखाना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले देखिए संबंधित कैसे करते हैं, संबंधित कैसे करते हैं पहले वो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है ए, ठीक है, ये क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है, ये बी है। ए के एलिमेंट कौन है, मतलब अवयव कहाँ है, 1 है 2 है और 3 है, और बी के जो एलिमेंट है मतलब बी के कौन कौन अवयव हैं, बी के जो अवयव हैं वो है 4 5 और 6, ठीक है। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब इसमें कैसे दोनों में आपस में ए क्रॉस बी निकालेंगे वो पहले हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, तो देखो कैसे हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर, ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ए क्रॉस बी क्या समुच्चय है, ए क्रॉस बी, ए भी समुच्चय है बी भी समुच्चय है और इनका मल्टीपल मतलब कार्तीय गुणांक निकाल रहे हैं, इसलिए ए भी क्या होगा, समुच्चय के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसको मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि समुच्चय है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ए का संबंध है 4 से, फिर 1 का संबंध 5 से, फिर 1 का संबंध 6 से, ठीक है ना। तो पहले ये लिखा लो तो हो जाएगा 1 कामा 4, क्या हो गया 1 कामा 4, फिर कामा लगाएंगे, फिर 1 कामा 5 ये हो गया, फिर कामा लगाएंगे 1 कामा 6, तो ये तो पहला संबंध हो गया। अब दूसरे का संबंध दिखाएंगे, दूसरे का संबंध क्या है, दूसरे का संबंध इस प्रकार से कि 2 का 4 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो 2 का फिर लिखाएंगे ऐसे इसी प्रकार से, कामा लगाएंगे 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से, फिर 2 का 6 से, इस प्रकार से हो जाएगा। अभी एक एलिमेंट और बचा है जो कि 3 है, ऐसे 3 का दिखाएंगे, 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से, तो इसको भी इसी में लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, 3 का 4 से, फिर 3 का 5 से, फिर 3 का 6 से और मतलब ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, मतलब ए
कार्तीय गुणांक बी, ए कार्तीय गुणांक बी हम कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। आपको मालूम पता चल गया होगा बढ़िया से, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। अगर इसी को हम बी करा से लिखें, क्या लिखें, बी करा से, देखो अगर हम यही इसी को हम बी करा से लिखें, जैसे यहाँ समझेंगे, अगर हम बी क्रॉस ए लिखें, बी क्रॉस ए, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। बी क्रॉस ए निकालने के लिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी और क्रॉस ए अगर करेंगे तो यहीं पर एक पॉइंट और दूसरा देख लीजिए, जैसे इसको थोड़ा सा जगह कम है, इसको मिटा नहीं, यहीं पर हम बना देते हैं। जैसे देखिए ये हो गया ए का एलिमेंट और ये हो गया बी का एलिमेंट, इसमें 1 2 3 और इसमें है 4 5 6। अब की बार क्या है, बी क्रॉस ए, और पहली बार क्या था, ए क्रॉस बी था, है कि नहीं। तो ए का एलिमेंट पहले लिखा गया था, फिर बी का एलिमेंट, फिर ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट। तो इसके मतलब इस प्रकार से बना था कि ए कामा बी इस प्रकार है कि ए का एलिमेंट ए से और बी का एलिमेंट बी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसी का उल्टा बी क्रॉस ए इस प्रकार बनाएंगे कि जैसे देखिए, एक का आपकी पहली बात देखिए, ए का किए थे बी से, फिर 5 का, फिर 6 से, इस प्रकार से किए थे। ऐसे की बार बी क्रॉस ए है, इसलिए बी का करेंगे ए से, फिर मतलब 4 का करेंगे 2 से, फिर 4 करेंगे 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4 कामा 1। अब की बार देखो बी क्रॉस है, इसलिए बी का एलिमेंट पहले यहाँ पर ए क्रॉस था तो ए का एलिमेंट लिखा गया था, तो बी का एलिमेंट ए से, बी का एलिमेंट 2 से, बी का एलिमेंट 3 से, ठीक है। कामा 4 कामा 2 कामा लगाएंगे, फिर 4 कामा 3, इस प्रकार से हो गया। अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं, 5 का 1 से, 5 का 2 से, 5 का 3 से, ठीक है। इस प्रकार करेंगे तो यहाँ इसको भी लिख देते हैं 5 पहले लिखेंगे, 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, ये हो गया। अब अगला एलिमेंट देख लेते हैं, ये 6वां, 6 का 1 से, 6 का 2 का और 6 का 3 से, तो इसको भी यहीं पर लिख लेंगे कामा लगाकर, ठीक है। तो 6 कामा 1, 6 कामा 2 और 6 कामा 3 और मतलब ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये भैया हमारा हो गया बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे, ए का संबंध कराएंगे 4 5 6 से, मतलब ए का संबंध बी से कराएंगे एक एक करके सभी तीनों में, ठीक है। अगर बी क्रॉस से निकालना है तो बी को उठाएंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। और इसका अगर हम प्रत्यात्मक रूप लिखें तो ए क्रॉस बी का इस पर लिखेंगे कि ए कामा बी किस प्रकार से हैं, ठीक है। जैसे देखो ए कामा बी किस प्रकार से हैं, ए का एलिमेंट कैपिटल ए से बिलोंग करता है और बी का एलिमेंट बी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको बता दिया, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे और बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, और ये नोट पॉइंट आप बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जो है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब देखेंगे कि अगर आपको दो समुच्चय दे दिया है, मान लीजिए आपको दो समुच्चय दे दिया है और पूछ रहा है कि इसमें बताओ कितने कर्मित युग्म बनेंगे, कितने कर्मित युग्म बनेंगे, आप देखकर बता सकते हैं कि कितना कर्मित युग्म बनेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्तीय गुणनफल में तत्वों की संख्या क्या होगी, अवयवों की संख्या क्या होगी, कर्मित युग्म की संख्या क्या होंगे, वो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों टॉपिक नंबर 3, जो कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में तत्वों की संख्या क्या है, मतलब कर्मित युग्म की संख्या कितनी है, कि कितने कर्मित युग्म बन सकते हैं, और कर्मित युग्म के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम यहाँ पर लिख दिए हैं, क्या है कि माना हमारे पास ए व बी दो परिमित समुच्चय हैं जो क्रमशः ए व क्यू तत्व रखते हैं, ठीक है। हमने ये मान लिया कि हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। ए में तत्वों मतलब एलिमेंटों की संख्या, अवयवों की संख्या p है, और जो बी समुच्चय है उसमें जो अवयवों की संख्या है उसमें अवयवों की संख्या क्या है, q है। तो इस प्रकार से अर्थात यन समुच्चय ए का जो हमारे पास नंबर ऑफ समुच्चय में जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, अवयव हैं, वो कितने हैं, p हैं, और नंबर ऑफ समुच्चय बी में मतलब बी वाले समुच्चय में एलिमेंटों की जो संख्या है, मतलब अवयवों की जो संख्या है वो कितना है, q है। तब ए क्रॉस बी में पी क्यू तत्व होंगे, तब ए और बी में कितने तत्व होंगे, p और q तत्व होंगे। अर्थात यन ए क्रॉस बी मतलब ए कार्तीय गुणांक बी नंबर, ठीक है, ए क्रॉस बी में कार्तीय गुणांक मतलब ये नंबर ऑफ कार्तीय गुणांक कितने होंगे कि यन ए समुच्चय मतलब नंबर ऑफ समुच्चय ए इंटू नंबर ऑफ समुच्चय बी के अवयव p इंटू क्यू।
इसमें कितने अवयव हैं P, इसमें कितने अवयव हैं Q। तो P A में, समुच्चय A में अवयव की संख्या P हो गया और समुच्चय B में अवयव की संख्या Q हो गया, तो P लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो P इंटू Q दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कि दो अगर समुच्चय हैं उनके जो है कार्तीय गुणांक मतलब A क्रॉस B में कितने कर्मित युग्म बनेंगे, तो P गुणे Q बनेंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप समझ जाते हैं तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया A एक समुच्चय है, A हमारे पास एक समुच्चय है और जिसमें अवयवों की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, कितने एलिमेंट हैं उसमें A में मान लेते हैं A, 2, 3 और 4। ये हमारे पास क्या है, कुछ अवयव हैं, ठीक है, कुछ क्या हैं अवयव हैं 1, 2, 3, 4 किसमें, A वाले समुच्चय में। और एक समुच्चय हमने B ले लिया और जिसमें अवयव की संख्या है मान लेते हैं 5, 6, इसमें 2 अवयव हैं, ठीक है, कितने हैं 5, 6। तो ये जो अवयव हैं यहाँ पर हमने P माना है और इसमें जो अवयव है इसको माना हमने Q, ठीक है। तो आइए इसको कैसे हम यहाँ पर दिखाएंगे कि इसमें कितने कर्मित युग्म बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इसमें अवयवों की संख्या कितना है, ठीक है, A में अवयवों की संख्या कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ Na इसमें कितना है, कितने अवयव हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे P बोलते हैं। और इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। अब B वाले में देखते हैं नंबर ऑफ समुच्चय B में जिसे हम Q से लिखते हैं, इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं 5, 6 मतलब 1, 2 एलिमेंट है ना, 1, 2 एलिमेंट इसमें, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट इसमें हो गए, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ A क्रॉस B कितने युग्म बन सकते हैं, तो युग्म कैसे निकालेंगे, P इंटू Q, P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 2, तो 4 दूनी 8, यही हमारा कितना होगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न में जरूर पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अच्छा 8 ही होगा कैसे, आइए इसको सिद्ध करके देख लेते हैं। जैसे समझिए हमारे पास यहाँ पर A एलिमेंट के समुच्चय हैं, ये B है, ठीक है, ये A है, ये B है। तो A वाले में है 1, 2, 3, 4 और B वाले में है 5, 6 मतलब 5 और 6। अब इसमें अगर हम निकालें A क्रॉस B अभी हमने निकालना बताया था कैसे निकालते हैं। सबसे पहले A क्रॉस B निकालना है तो A का 5 से फिर 1 का 6 से, तो 1, 5 हो गया और 1, 6 हो गया। अब अगला देख लेते हैं, 1 का 5 से 2 का 5 से 2 का 6 से, तो 2, 5 हो गया और 2, 6 हो गया। अगला 3 का 5 से 3 का 6 का, तो ये हो जाएगा 3 का 5 से और 3 का 6 से। अगला है 4 का 5 से 4 का 6 से, तो यहाँ से संबंध लगा लिया हमने 4 का 5 से और 4 का 6 से। तो अब गिन लीजिए कितने कर्मित युग्म बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हमारा आंसर भी कितना आया था, 8 आया था। तो यही हमारा कर्मित युग्म है। इसको ऐसे ना करके हम इस फार्मूले के द्वारा बता सकते हैं कितने कर्मित युग्म बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये था जो है कार्तीय गुणांक में अवयवों के संख्या कैसे निकाल सकते हैं, कार्तीय गुणांक के तत्वों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस फार्मूले से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 4 होगा संबंध। तो अगले टॉपिक में टॉपिक नंबर 4 में देखेंगे संबंध की परिभाषा क्या होती है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों टॉपिक 4 जो कि संबंध के बारे में अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जो कि धीरे धीरे हम बढ़ते हुए अपने मेन टॉपिक पर पहुँचते हैं, संबंध क्या है, ठीक है ना। संबंध के बारे में सबसे पहले यहाँ पर क्या चर्चा होगी कि यहाँ पर हमने कुछ संबंधों के बारे में लिख लिया है। जैसे यहाँ पर माना हमने A तथा B 2 अरिक्त समुच्चय हैं, हमने मान लिया कि A B क्या है, 2 समुच्चय हैं। तब A से B पर संबंध मतलब A का B पर क्या संबंध होगा, संबंध को R से रिलेशन R से लिखते हैं इसलिए R से दिखाएंगे। इस प्रकार होगा कि A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर संबंध क्या होता है, जो हमारे पास A क्रॉस B का उप समुच्चय निकलता है वही हमारा रिलेशन होता है, संबंध होता है। बात दिमाग में समझ में आ गई होगी कि A क्रॉस B का जो उप समुच्चय होगा, A क्रॉस B का जो उप समुच्चय होगा वही हमारा क्या होता है, संबंध होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि अर्थात R यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा C लिख गया है, देखो ये वाला जो निशान दिख रहा होगा इस प्रकार से उल्टा C है, थोड़ा सा खींच दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है ना। और नीचे एक पाई पार दिया गया है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है उप समुच्चय, उप
समुच्चय, ठीक है, ये क्या है, उप समुच्चय कहलाता है, ये उप समुच्चय का निशान होता है, ठीक है। आर उप समुच्चय एक रास बी का, मतलब संबंध है एक रास बी का जो संबंध होता है, एक रास बी का जो समुच्चय होता है वही संबंध होता है, ठीक है। ये काम यही दिखा रहा है, देखो ये क्या लिखा है, इसको पहले हम कैसे पढ़ेंगे कि आर जो है उप समुच्चय है, ठीक है। आर मतलब संबंध जो है उप समुच्चय एक रास बी का होता है, मतलब एक रास बी का जो उप समुच्चय होता है वही संबंध होता है। यहाँ पर वही बातें लिखी गई है, एक रास बी का जो उप समुच्चय होता है वही संबंध होता है। इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। अगर इसका हम प्रत्यात्मक रूप लिखें तो ये होगा आर कामा ए से बी पर एक संबंध होगा, ठीक है। आर जो है ए से बी पर एक संबंध होगा, इम्प्लाइड दैट, ठीक है, ए उप समुच्चय है एक रास बी का। यहाँ पर जो हमने लिखा है उसी को दोबारा दर्शा दिए हैं। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर बराबर है ए कामा बी और सच दैट ए बिलोंग करता है ए से, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो समुच्चय ए के हैं और बी का जो एलिमेंट है, बी जो है एलिमेंट है वो समुच्चय बी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल लेकर दिखाएं तो शायद आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे यहाँ पर एक समुच्चय है ए, ठीक है, एक समुच्चय ए है और इनका जो हमने एलिमेंट लिया है 1, 2, 3, ये हमने एक एलिमेंट ले लिया 1, 2, 3, ए का एलिमेंट हो गया, ठीक है। और एक समुच्चय बी ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है, मान लेते हैं 4, 5, 6, ये कुछ एलिमेंट मान लेते हैं बी के हो गए, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि बताइए इसमें समुच्चय क्या बनेगा, ठीक है, इसमें उप समुच्चय क्या बनेगा, और वही हमारे उप समुच्चय ही क्या बनता है, संबंध होता है। तो सबसे पहले हम एक रास बी निकालेंगे। एक रास बी कैसे निकालते हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप सब पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। पहले ए का सबसे के साथ संबंध बनाएंगे, ए का 4 का, ए का मतलब 1 का 4 से 5 से 6 का, तो 1, 4, फिर 1, 5, फिर 1, 6, इस प्रकार से। फिर हम 2 का संबंध बनाएंगे 4, 5, 6 से, तो 2, 4, फिर 2, 5, फिर 2, 6। अब 3 का संबंध बनाएंगे 4, 5, 6 से, तो यहाँ पर बन जाएगा 3, 4, 3, 5 और 3, 6। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक संबंध स्थापित कर लिया, मतलब एक रास बी लिख लिया, ठीक है। अब एक रास बी क्या है, एक रास बी क्या है, मतलब कार्तीय गुणनफल है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमने डिफाइन कर लिया। लेकिन अगर यहाँ से उप समुच्चय निकालें जिसे हम कहते हैं आर, ठीक है, आर ही हमारा क्या होता है, उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय ही हमारा संबंध होता है। ये इसी में से कुछ पॉइंट, मतलब कुछ कर्मित युग्म को अगर हम निकाल लें वही हमारा उप समुच्चय होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ें निकाल लें अपने मन से, चाहे जो निकालो, जैसे 1, 4 हमने निकाल लिया, 2, 4 निकाल लिया, या हमने 3, 4 निकाल लिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने कुछ युग्म, कर्मित युग्म को इसमें से हमने बाहर निकाल लिया, यही हमारा हो गया संबंध। ये संबंध कहाँ से लिया है, हमने एक रास बी से लिया है, तो ये क्या है, संबंध है। ये किससे संबंधित है, एक रास बी से संबंधित है, मतलब किसके उप समुच्चय हैं, एक रास बी के उप समुच्चय हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आर जो है उप समुच्चय हैं, किसके उप समुच्चय किसके हैं, एक रास बी के, ठीक है ना। आर संबंधित है किससे, एक रास बी के समुच्चय से, मतलब आर संबंध रखता है किससे, किस समुच्चय से, एक रास बी के समुच्चय से। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और यही हमारा क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया बच्चों ये बढ़िया से कि संबंध क्या होते हैं। अब हम जानेंगे संबंध से कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जो कि प्रांत होते हैं, सहप्रांत होते हैं और सीमांत होते हैं, परिसर होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, जो कि संबंधों का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर जानेंगे। संबंधों का प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है और उनके परिसर क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उनकी परिभाषा को हमने लिख लिया है, आइए इसको समझ लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल देकर आपको बढ़िया से समझाएंगे। आइए देखिए प्रांत क्या है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रांत क्या होते हैं कि हमने मान लिया कि माना संबंध जो आर है, संबंध आर है, ए से बी परिभाषित है, ए से बी जो है परिभाषित है, जो संबंध आर है ए और बी से, समुच्चय ए और बी से क्या है, परिभाषित है, तथा आर का प्रांत, जो आर का प्रांत होगा उन सभी तत्वों ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, मतलब
ए के जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, समुच्चय ए के जितने एलिमेंट हैं वो सभी क्या होंगे, प्रांत होंगे। ठीक है, बात समझ में आई। डिफिनीशन में ये कह रहा है कि समुच्चय ए के जितने एलिमेंट हैं सभी क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। ठीक है, जिनके लिए ए कामा बी कर्मित युग्म जो है ए कामा बी बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, ए कामा बी संबंधित होगा, मतलब बिलोंग करेगा, ठीक है, किससे, आर से संबंधित होगा। ठीक है, करा इसे हम डोमेन आर से प्रदर्शित करते हैं। डोम DOM डोम है, डोमेन को हम डोम आर से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको कर्मित युग्म में कैसे लिखेंगे कि DOM डोम आर बराबर होगा ए बिलोंग करेगा किससे, समुच्चय ए से, मतलब जितने एलिमेंट हैं ए में उपस्थित होंगे, ए के समुच्चय में उपस्थित होंगे और ए कामा बी इस प्रकार उपस्थित होंगे कि ए कामा बी जो ए कामा बी है वो किसके हैं, किस में बिलोंग करेंगे, वो संबंधित आर से बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, आर से क्या होंगे, बिलोंग करेंगे। ए कामा बी क्या है, बिलोंग करेगा किससे, आर से। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जो समुच्चय ए है, ठीक है, उसमें कि जितने अवयव हैं, जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सभी क्या होंगे, प्रांत होंगे। ठीक है, तो आइए अब अगला देखते हैं, सहप्रांत क्या है। सहप्रांत भी जिस प्रकार से इसको लिखे हैं उसमें क्या करता है कि समुच्चय ए के जितने अवयव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। और इसमें क्या होगा कि जितने समुच्चय बी के जितने एलिमेंट होंगे, जितने अवयव होंगे, वो सभी क्या होंगे, सहप्रांत होंगे। ठीक है, वही परिभाषा जिस प्रकार से हमने परिभाषा प्रांत का लिखा है इसी प्रकार से इसको भी हमने लिख दिया है कि माना संबंधित आर जो है, माना संबंध आर ए से बी में परिभाषित है तथा आर का जो सहप्रांत होगा उन सभी तत्वों, जो देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या लिखा है कि बी संबंधित, मतलब बी बिलोंग करता है समुच्चय बी वाले में। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है कि ए जो है बिलोंग करता है समुच्चय ए में का समुच्चय है कि जिनके लिए ए कामा बी बिलोंग करेगा आर के। इस प्रकार इसे हम किस प्रकार सिखाएंगे, कोडोमेन, सह प्रांत को कोडोमेन बोलते हैं। तो इसे लिखेंगे कोडोमेन आर से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार से इसको हमने प्रांत वाला परिभाषा लिखा है ऐसे सह प्रांत वाला परिभाषा रहेगा, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि समुच्चय ए के जितने एलिमेंट वो प्रांत होते हैं और यहाँ पर जो होगा समुच्चय बी के जितने एलिमेंट हैं, जितने अवयव हैं, वो क्या होंगे, सह प्रांत होंगे। ठीक है, और इसका पर्यात्मक रूप कैसे लिखेंगे कि कोडोमेन आर बराबर, देखो यहाँ पर भी वही काम किए हैं कि जो बी है बिलोंग करेगा कैपिटल बी में, यहाँ ए है जो बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, मतलब सच दैट इस प्रकार से है कि ए कामा बी बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, अब नोट में एक चीज़ बैठा लीजिएगा कि जो परिसर होता है, जो परिसर होगा वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, जो परिसर होता है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। मतलब सहप्रांत में कुछ अवयव क्या बनते हैं, परिसर बनते हैं। मतलब सहप्रांत के जो उपसमुच्चय हैं, सहप्रांत के जो उपसमुच्चय हैं वही क्या होते हैं, परिसर होते हैं। उपसमुच्चय हमने बताया था कि एक राशि 20 में से कुछ कर्मित युग्म को निकाल के अलग रख लिया जाए, वही हमारा क्या होता है, उपसमुच्चय होते हैं। तो सहप्रांत के कुछ उपसमुच्चय वही क्या बनते हैं, परिसर बनते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट बैठा लीजिएगा दिमाग में, बहुविकल्पीय में ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब आज जानेंगे परिसर क्या है। परिसर का परिभाषा भी वही उसी प्रकार से लिखेंगे, लेकिन इसमें पूरा देखो बी के एलिमेंट पूरा जितने समुच्चय बी के जितने एलिमेंट हैं वो सभी सहप्रांत हैं। लेकिन परिसर क्या होते हैं, समुच्चय बी के कुछ ही एलिमेंट, कुछ ही अवयव क्या होते हैं, परिसर होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि माना संबंध जो आर है ए से बी में परिभाषित है तथा आर संबंध है। ठीक है, संबंध आर है, तब इनके सभी तत्वों ए कामा बी का समुच्चय है, उनके लिए ए कामा बी बिलोंग करेगा आर में। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर हमने लिखा है कुछ क्या है कि यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है ना, बी बिलोंग टू बी। ठीक है ना, बी बिलोंग टू बी के लिए को आर का परिसर कहते हैं। मतलब कुछ ही बात हुआ है। कुछ को मतलब जो ए का बी से संबंध बनाएगा वही एलिमेंट अवयव परिसर बन पाएंगे। ठीक है ना, ये समझिए। ठीक है, यहाँ पर इसका प्राथमिक रूप क्या होगा कि आर का जो परिसर होगा वो होगा बी बिलोंग्स टू बी में, मतलब बी में बिलोंग करेगा और इस प्रकार होगा कि ए कामा बी बिलोंग टू आर। ठीक है, आर से संबंधित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा
नोट में हमने कुछ पॉइंट लिख लिया है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले प्रांत, प्रांत जो होता है वो ए का कि समुच्चय ए का, ठीक है ना, समुच्चय ए का क्या है, उपसमुच्चय भी होता है प्रांत ए। ए का, प्रांत ए का जो है उपसमुच्चय होता है प्रांत, ठीक है। समुच्चय ए का जो उपसमुच्चय होता है वो भी प्रांत होता है, और समुच्चय बी का जो उपसमुच्चय होता है वही क्या होता है, परिसर होता है। ये याद रखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि संबंध को, ठीक है, संबंध को कर्मित युग्म के उपसमुच्चय के रूप में लिखा जाता है। जो संबंध को है, जो, ठीक है, संबंध को कर्मित युग्म के उपसमुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। ये बात क्या है, सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमें एक एग्जाम्पल देकर समझाएं तो आपको शायद बेहतर समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमारे पास दो समुच्चय हैं, ठीक है, एक समुच्चय ए है और जिसका नाम है 1, 2, 3, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए। और एक समुच्चय हमने बी ले लिया, एक समुच्चय हमने बी ले लिया जिनके एलिमेंट हैं मान लीजिए हो गया 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। दो समुच्चय हैं ए के एलिमेंट 1, 2, 3 और एक समुच्चय है बी जिनके एलिमेंट हैं 4, 5, 6, इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर कहा जाए बताओ इसमें से परिसर कौन होगा, प्रांत कौन होगा और सह प्रांत क्या होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया था, यहाँ सॉरी एक समुच्चय लिया है ए जिसका है 1, 2, 3, ठीक है, इस प्रकार से है। और दूसरा है बी वाला, क्या है ये, बी है, इसका है 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि जितने ए के समुच्चय ए के जितने अवयव हैं, समुच्चय ए के जितने अवयव हैं सभी क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, मतलब प्रांत होते हैं, ठीक है। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होंगे सभी क्या होंगे, प्रांत होंगे। ये क्या है, सभी प्रांत हैं, ये सभी क्या है, प्रांत हैं, क्या है, प्रांत, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डोमेन, डोमेन, ठीक है, डोमेन, क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और ये हमारे पास होगा 1, 2, 3, यही सब क्या है, प्रांत हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सह प्रांत की, तो ये है सह प्रांत। ये जो बी वाले एलिमेंट हैं सभी क्या हैं, सह प्रांत हैं, क्या हैं, सह प्रांत हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कोडोमेन, कोडोमेन, क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। और इसके जो एलिमेंट हैं वो है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 और 7 है, ठीक है। यही सब क्या है, जो ये समुच्चय हैं बी के जितने एलिमेंट हैं सभी क्या हैं, सह प्रांत हैं। अगर हम परिसर की बात करें, यहाँ देखो परिसर, अगर हम परिसर की बात करें, परिसर, ठीक है, तो परिसर क्या होंगे, परिसर मतलब रेंज क्या होगा इसका, परिसर को कौन सा, इसमें परिसर कौन सा बनेगा, तो जो ए का संबंध बी से रख पाएगा, ठीक है, जो वैलेंटाइन मना पाएंगे ए और बी के साथ, मतलब ए वाला बी के साथ जो वैलेंटाइन मना पाएगा वही क्या होगा, परिसर होगा। ये समझिए, जैसे ए का 4 का, 2 का 5 से, 3 का 6 से। अब बताओ ये बेचारा 700 अकेला रह गया, ठीक है ना, ये वैलेंटाइन नहीं मना पाएगा ना, 7 वाला नहीं मना पाएगा ना, बात सही है। तो ये 7 वाला वैलेंटाइन नहीं मना पाएगा, इसलिए 7 क्या होगा, परिसर नहीं होगा। तो बी के एलिमेंट जितने ए के साथ संबंध रख पाते हैं, मतलब वैलेंटाइन मना पाते हैं, वही क्या होंगे, परिसर होंगे। जैसे यहाँ हो गया 4, 5 और 6, यही सब क्या हैं, परिसर हैं, ठीक है। और ये क्या है, सह प्रांत हैं, और ये क्या है, प्रांत हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हमको आशा हो गया होगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये था प्रांत, सह प्रांत और परिसर। अब अगला टॉपिक देखेंगे कि संबंधों में इनके अगर हम दो समुच्चय लें, उनके संबंधों की संख्या निकालें तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, इस टॉपिक को अगले स्टेप में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 क्या है, कह रहा है संबंधों की कुल संख्या। अगर हमको संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करनी, देखिए अब तक हमने क्या निकाला था कि जो है कार्तीय गुणांक में, ठीक है, कार्तीय गुणांक में कुल अवयवों की कुल जो है कर्मित युग्मों की संख्या कितने बनेगी, मतलब तत्वों की संख्या कितने बनेगी, पी गुणे क्यू किए थे ना, तो आ गया था पी और क्यू का मतलब दोनों के एलिमेंटों को आपस में गुणा कर दो तो क्या बन जाता था कि कर्मित युग्म कितने आएंगे एक राशि बी में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है कि संबंधों की संख्या बतानी है, कितने संबंध बनेंगे ए के साथ बी से, कितने संबंध बन सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा गया। परिभाषा में हमने कुछ लिख लिया है कि माना ए एवं बी दो
अवरिक्त समुच्चय हैं। ठीक है, ए और बी दो क्या हैं, समुच्चय हैं, तथा नंबर ऑफ समुच्चय ए पी है। मतलब समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या है इसे इस प्रकार से हमने लिखेंगे। ठीक है ना, जो ये हमने जो लिखा है ये चीज़ एन ए बराबर पी, मतलब समुच्चय ए में अवयव की संख्या क्या है, मान लिया हमने पास पी है, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एलिमेंटों की संख्या क्या है, क्यू है, ये हमने मान लिया। दोनों में ये चीज़ें बात याद रखिएगा। तथा तब ए से बी पर परिभाषित होगा, तब ए से बी पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कैसे निकलेगी, 2 की पावर p इंटू क्यू कहलाती है। ठीक है, यही हमारा क्या होती है, संबंधों की कुल संख्या कहलाती है कि 2 की पावर p इंटू क्यू। ठीक है, हमने क्या माना है कि समुच्चय ए में p अवयव है और समुच्चय बी में कुल अवयव q है, तब संबंधों की संख्या 2 की पावर p इंटू क्यू बनेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर p इंटू क्यू, 2 की पावर p इंटू क्यू। लेकिन नोट में एक चीज़ बात याद रखिएगा, नोट में हमने कई बार बताया है कि नोट के पॉइंट को याद रखने की बहुत ज़रूरी होती है कि यदि a कोई n तत्वों की परिमित समुच्चय है, ठीक है, यदि n जो है कोई n तत्वों की परिमित संख्या है, तब a पर कुल संबंधों की संख्या क्या होगी कि 2 की पावर n की घात 2 होगी। n क्या है, अवयवों की संख्या है। अब बताओ इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3, मतलब n बराबर जो कितने हैं 3 है, ये n की वैल्यू 3 है और हमारे पास ये फार्मूला है, तो 2 की पावर यहाँ n के स्थान पे 3 और इसका घात 2, और 2 की पावर 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3 और 3 त्रिक 9, 2 की घात 9 बनेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो होगा अवयवों की जो संख्या होगा, ठीक है, संबंधों की जो संख्या बनेगा 2 की पावर 9 बनेगा। ठीक है, अब आइए इसके तौर पर हम एक पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए हमारे पास ए एक समुच्चय है और इनमें जो अवयव हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं, एलिमेंटों की संख्या कितने हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और एक अवयव बी है, एक समुच्चय बी है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4 5 6, ठीक है, और मान लेते हैं 7 है, इस प्रकार से है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने कहा कि सबसे पहले देखेंगे कि समुच्चय ए में नंबर ऑफ अवयव कितने हैं। समुच्चय ए में नंबर ऑफ अवयव जिसे हम पी बोलते हैं कितने हैं, 1 2 3 है। और समुच्चय बी में नंबर ऑफ अवयव कितने हैं जिसे हम क्यू बोलते हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है। हमको निकालना है संबंधों की संख्या, तो हम संबंधों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हमको यहाँ पर पता है कि संबंधों की संख्या क्या होती है, संबंधों की संख्या अगर हम संबंधों की संख्या निकालें तो ये होता है 2 की पावर p इंटू क्यू, 2 की पावर p इंटू क्यू। और 2 की पावर हमको p पता है 3 और यहाँ पर q पता है 4, दोनों को गुणा कर दो तो 4 3 12, 2 की घात 12, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक ही समुच्चय दिया है तो इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, इसमें कितने संबंध बनेंगे। अगर इस प्रकार से दे रखा है तो हमको इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये था संबंधों की कुल संख्या। हम संबंध में कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये था कुछ संबंधों की संख्या निकालने का फार्मूला, इसको हमने बताया। आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 क्या है कि टॉपिक नंबर 7 में देखेंगे कि व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि संबंधों की संबंधों के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है बच्चों टॉपिक नंबर 7, जो कि है व्युत्क्रम संबंध। मतलब संबंधों का अगर उल्टा रखा जाए तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर इस संबंधों के व्युत्क्रम के बारे में हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया है कि माना ए एवं बी 2 अवरिक्त समुच्चय हैं तथा ए से बी पर संबंध आर है। मतलब ए का बी पर क्या है, संबंध है। ए का बी पर क्या है, संबंध है। किस पे, ए का बी पर संबंध है, आर है। अर्थात ए जो है, जो आर है वो समुच्चय किसके हैं, उप समुच्चय एक राशि बी के हैं। जो आर है वो उप समुच्चय एक राशि बी का है। ठीक है ना, तब हमको पता है कि एक राशि बी का जो उप समुच्चय होता है वही संबंध होता है। ठीक है, तब ए से बी पर परिभाषित एक
संबंध को आर का व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, इसे आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। आर के ऊपर -1 लिखा है, मतलब इनवर्स है। आर का इनवर्स आर का उल्टा होता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे समझिए ये हमारे पास एक एलिमेंट है ए। ठीक है, एक एलिमेंट ए है, सॉरी एक समुच्चय ए है जिसके पास एलिमेंट 1 और 2 है। ठीक है ना, और एक एलिमेंट बी है जिसके पास है, सॉरी एक समुच्चय बी है जिसके पास एलिमेंट है 3, 4, इस प्रकार से है। ठीक है, अगर हम इनको लिखें तो कहोगे कि ये हो गया ए के एलिमेंट हो गए 1, 2, और ये हो गया बी, और बी के एलिमेंट हो गए 3, 4। ठीक है, अब इसके पास जो संबंध बनेगा तो कहोगे इसका संबंध इसका, और इसका संबंध इसके साथ, और इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ बनेगा। ठीक है, ये तो जो हमारा है ये जो है ये संबंध बना रहा है। ठीक है ना, रियली में संबंध है। इसका जो हम प्रयात्मक रूप लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे कि आर जो है ए कामा बी सच दैट, ए कामा बी सच दैट, मतलब ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बिलोंग करता है ए में, समुच्चय ए में, और बी बिलोंग करता है समुच्चय बी में। ठीक है ना, इस प्रकार से। और सही बात है कि ए वाला ए में बिलोंग करता है और बी वाला जो है 3 में बिलोंग करता है, मतलब एक के अवयव ए के अवयव 1, 2 हैं और बी के अवयव 3 और 4 हैं। ये कंडीशन लागू करता है। लेकिन अगर इसी का हम उल्टा कर दें, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया बी और यहाँ पर हमने लिख दिया ए, और इसके अवयव हैं 3, 4, इसके अवयव हैं 1, 2, तो 1 का साथ 3 में, 1 के साथ 2 में, 1 के साथ 4 के साथ 1 में, और 4 के साथ 2 में, तो इस प्रकार से बनेंगे। तो इसके जो लिखेंगे, इसका जो हमारे पास प्रयात्मक रूप लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा कि आर इनवर्स इसी का अपोजिट बी कामा ए, यहाँ पर क्या था ए कामा बी था, मतलब ए की एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर बी के एलिमेंट इसके बाद ए की एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर पहले बी लिखा है फिर ए लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा था, पहले ए था फिर क्या था, बी था, तो यहाँ पर हो जाएगा बी कामा ए सच दैट। इस प्रकार है कि बी जो है पहले बी बिलोंग करता है कैपिटल बी वाले समुच्चय में, इसके बाद ए बिलोंग करता है कैपिटल ए वाले समुच्चय में। इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि अगर इसका व्युत्क्रम लिखा जाए तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। लेकिन इसका नोट में पॉइंट में देख लीजिए, नोट में हमने क्या लिखा है कि आर इनवर्स का जो परिसर होता है, ठीक है, आर इनवर्स का जो परिसर होता है वही क्या होता है, आर का प्रांत होता है। ये याद रखिएगा, और ये बात सही भी है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या करें कि जो हमारे पास संबंध आया है उसी का उल्टा कर दें, उसका जो परास निकलेगा, परिसर निकलेगा, वही हमारा होता है प्रांत होता है। क्या होता है, प्रांत होता है। लेकिन अगर इसी प्रांत का हम उल्टा कर दें तो वो हमारा क्या बनता है, परिसर बन जाता है। लेकिन अगर हम व्युत्क्रम, मतलब हमारे पास जो संबंध है उसका हम उल्टा कर दें, संबंध का व्युत्क्रम कर दें, उल्टे का उल्टा कर दें, तो वो हमारा संबंध रियली में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ जो है संबंध, व्युत्क्रम संबंध जो यहाँ पर हमने बताया, और जो कुछ टॉपिक हमने बताया है आप उसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज क्लास बस यहीं तक। अगले टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, जो कि संबंधों के प्रकार का हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और विस्तार में उसको अच्छे तरह से पढ़ाएंगे। अगले वाली क्लास बहुत ही कक्षा 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास यह कैसा लगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।